रूसी धरती पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। यूक्रेन ने 3 रूसी एयरफील्ड पर हमला किया है। सरातोव, मुर्मांस्क, राजान में यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। और इसी बीच आपको हम ये भी बता दें कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। उधर अरब में बहुत बड़ा जल्जला आने जा रहा है। आज रात इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ईरानी प्रॉक्सी के अंत का ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही अमेरिका से वापस अपने देश लौटेंगे, वैसे ही आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान शुरू हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज रात ही अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को टारगेट करने वाले हैं और इसी के बाद वो आग भड़क जाएगी, जिसमें पूरा अरब जलने लगेगा। अरब में अब वो होने जा रहा है जिसका खतरा पिछले कई महीनों से मंडरा रहा था। अरब में ऐसा जलजला आने जा रहा है जिसको रोक पाना असंभव होगा। आधी रात एक साथ कई देशों का भूभाग जलने और दहलने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। कुछ ही घंटों बाद गाजा युद्ध का पूरे अरब में विस्तार होने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ 5 देशों की धरती पर बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये वो एयर स्ट्राइक होगी, ये वो विस्फोट होगा जो न सिर्फ अरब विनाश बल्कि परमाणु महायुद्ध की वजह बनेगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म उसी वक्त से बज रहा है जब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू किए। लेकिन पिछले 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली भूभाग को जिस तरह से जलाया है, वही अरब तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा दंड देने जा रही है। ये दंड सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं मिलेगा, बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी पर आसमान से वज्रपात होगा। ईरानी प्रॉक्सी के सर्वनाश की संपूर्ण पटकथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तैयार हुई। पिछले 3 दिनों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। इन्हीं 3 दिनों में हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की जमीन को मिसाइलों और रॉकेट से पाट दिया। इन्हीं 3 दिनों में इजरायली शहरों में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अमेरिका में 3 दिनों तक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। पेंटागन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे की रणनीति बनाई। तीन दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल लौट रहे हैं।
ऐसे में आधी रात आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक अभियान शुरू कर सकती है और इसी के बाद शुरू हो जाएगा द ग्रेट वॉर ऑफ लेबनान। माना जा रहा है कि अमेरिका ने नेतन्याहू और उनकी सेना को लेबनान में ऑपरेशन चलाने की छूट दे दी है। अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने जा रही है। नेतन्याहू ने अमेरिका से हिजबुल्लाह और हूती समेत सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को पूरी छूट देने के बजाय सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी। आईडीएफ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू के इजराइल लौटते ही आईडीएफ ऑपरेशन लेबनान की शुरुआत कर देगी। सुपर पावर अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाए और बाकी सभी ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक्शन लेंगे। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल के हमलों के बाद अरब देशों में गुस्सा भड़के और ईरान इसका फायदा उठाए। यही वजह है कि इजराइल को सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ धावा बोलने की इजाजत दी गई है। तो आधी रात ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का जो प्लान बनाया गया है, उसके तहत लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना विध्वंसक प्रहार करेगी। यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल चलाएंगे। सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंट के ठिकानों पर भी अमेरिका ही बमबारी करेगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह को मिटाने का काम भी अमेरिका खुद ही करेगा। जॉर्डन में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकाने हैं और उस पर भी अमेरिका ने हमले करने की तैयारी कर ली है। इन सब के अलावा भूमध्य सागर में हूती समेत कई ईरानी प्रॉक्सी का इलाज ब्रिटेन करेगा। हिजबुल्लाह के साथ साथ अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन आधी रात को शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 28 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की ताजपोशी है। उनकी ताजपोशी के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर एकजुट होकर हमला कर सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका इन पर बारूदी बारिश करने जा रहे हैं। इजराइल की टारगेट पर हिजबुल्लाह की वो टॉप लीडरशिप है जो इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद जावेद, ऑपरेशन कमांड जैनब और गाजा में हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद अली। हिजबुल्लाह के ये वो 5 बड़े नेता हैं इजराइल जिनका खात्मा करना चाहता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेबनान में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए अमेरिका ने नेतन्याहू सेना को ग्लोबल हॉक ड्रोन और दूसरे जासूसी उपकरणों से जानकारी देने का वादा किया है। अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन लेबनान के आसपास नजर भी आने लगे हैं। अरब में महाविनाश आने से पहले ही कई फ्रंट पर बारूदी वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के फाइटर जेट पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले में फाइटर जेट तबाह हो गया, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसका लड़ाकू विमान बच गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिस्गेव इलाके में मिसाइलों से धावा बोला। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में ऑपरेशन चलाया।
इजराइल ने आयता अल शाम में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। लेबनान के शुबा में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डे को तहस नहस कर दिया गया। लेबनान के होला इलाके में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के होदाइदा में हूती के ठिकानों पर 4 बार हमले किए। हूती ने भी जवाब में 6 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने सीरिया में भी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने सीरिया में खशम और मरत इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के अड्डों पर हमले किए। अमेरिका के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस को दहला दिया। ये जंग तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले कुछ घंटे में ऐसा जलजला आने वाला है जिसमें पूरा अरब जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस के 3 एयरफील्ड पर हमले से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। रूस के 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की भी रिपोर्ट है और हमले के बाद 2 एयरफील्ड में लगी है भीषण आग। आग को बुझाने में जुटे रूस के फायर फाइटर्स। कायदे से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं तो इसके मायने और मतलब समझिए कि इस वक्त रूस को कितना नुकसान हो रहा है। रूस के 3 एयरफील्ड पर ये अपडेट है हमले से जुड़ा हुआ। रूस के 3 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। 2 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने की रिपोर्ट्स भी हैं और हमले के बाद 2 एयरफील्ड में बहुत ज्यादा आग की खबर है। बीते 2 दिनों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी है, क्योंकि 26 जुलाई की सुबह यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के सुरक्षा कवच को भेदकर रूसी वायुसेना के साकी एयरबेस को तबाह कर दिया। एयरफील्ड में बड़े जो जानकारी है, खड़े हुए जो लड़ाकू विमान थे वो भी जलकर खाक हो गए। और जानकारी तो यही है कि आज सुबह रूस की राजधानी मॉस्को के पास मौजूद रिजान शहर में यूक्रेन ने ऑयल डिपो और मिलिट्री बेस को टारगेट किया। लेकिन अब यह आशंका जताई जा रही है कि आज रात पुतिन इन सभी हमलों का इंतकाम लेंगे, वो भी मिनी न्यूक्लियर बम के जरिए। आखिर कैसे, देखिए। अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से क्रीमिया में कहर। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को से महज 183 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के एक प्रांत पर यूक्रेनी ड्रोन्स का गदर। बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने रूसी धरती पर 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी जबरदस्त आसमानी प्रहार के जरिए। आपको बता दें कि यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। वहीं यूक्रेनी ब्रिगेड ने दूसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाज़े ड्रोन्स के जरिए। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के साथ ही
यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी। क्योंकि एक तरफ फिर क्रीमिया पेनिनसुला को अटैक एमएस ने दहलाया। यूक्रेनी सेना ने सीधे पुतिन को चुनौती दी, तो वहीं रूसी राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने ड्रोन के जरिए पश्चिमी रूस के एक प्रांत को बारूद से पाट दिया। यकीन मानिए, यूक्रेन के इस हमले का इंपैक्ट बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। रूसी समय के मुताबिक आज सुबह 6 बजे पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 450 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर यूक्रेनी ब्रिगेड ने 1 दर्जन से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला बोला। आपको ये भी बता दें कि रूस का रिजान प्रांत राजधानी मॉस्को के दक्षिण पूर्व में महज 183 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सबसे पहले यूक्रेन के कैमिकाज़ी ड्रोन ने रिजान में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसके चलते ऑयल डिपो में जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी। और इतना ही नहीं, यूक्रेनी ड्रोन्स ने रिजान प्रांत में मौजूद रूसी सेना के दियागिलेव मिलिट्री एयरफील्ड पर भी धावा बोला। इस हमले में मिलिट्री एयरफील्ड को काफी नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों को लेकर रूसी डिफेंस ने दावा किया है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन के 7 ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया। अब तक ज़ेलेंस्की ब्रिगेड यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, ब्रियांस्क, कुर्स्क और वोरोनिश जैसे इलाकों को टारगेट कर रहा था। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन सी ऑफ अजोव से सटे क्रास्नोदर और रोस्टोव में भी तबाही मचा रहे थे। मगर पहली बार यूक्रेन ने रिजान प्रांत पर ड्रोन स्ट्राइक की। सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन दागे। यकीन मानिए, यूक्रेन के प्रचंड ड्रोन प्रहार से पश्चिमी रूस का रिजान इलाका धधकने लगा। मिलिट्री बेस से ऑयल डिपो तक आगजनी तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। लेकिन यूक्रेन ने 26 जुलाई की सुबह क्रीमिया पर अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से जो हमला किया वो बेहद ही विनाशक था, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी क्रीमिया के साकी एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इस हमले में रूसी वायुसेना के 16 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। इसके अलावा यूक्रेन ने 3 डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। रूसी वायुसेना का रडार और हथियार डिपो भी नेस्तनाबूद हो गए। दरअसल क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 21 जुलाई से अब तक यानी बीते 6 दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया के सुरक्षा चक्रव्यूह को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने अब तक क्रीमिया में 8 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए हैं। वहीं 5 एम्बर रडार यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर चुकी है। जानते हैं, क्रीमिया में रूसी डिफेंस को तहस नहस करने वाला हथियार कोई और नहीं बल्कि मेड इन अमेरिका ब्रह्मास्त्र अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइल है। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूसी डिफेंस भी एक्शन में आया है, और क्रीमिया की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रूसी डिफेंस ने ब्लैक सी में किंजल और स्कंदर मिसाइलों की खेप क्रीमिया भेजी है।
इतना ही नहीं, क्रीमिया पर अटैक एमएस के हमलों को रोकने के लिए रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। वहीं क्रीमिया के साथ साथ कर्च ब्रिज की भी सुरक्षा को मजबूत किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों पर लगाम लगाने के लिए रूसी नौसेना ने अजोव सागर से जंगी बेड़ों को भी क्रीमिया पोर्ट के आसपास तैनात किया है, ताकि जब यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करे तो उसका जवाब यूक्रेनी पोर्ट सिटी पर हमले से दिया जाए। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट कर रहा है, जिस तरह से पश्चिमी रूस के इलाकों को दहला रहा है, उससे साफ है कि अब ज़ेलेंस्की करो या मरो की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस में 3 महीने के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में ड्रोन हमला किया है। मॉस्को और समारा में भी यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को समारा में 3 हेलीकॉप्टर जलाए हैं। रूस ने यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके तहत यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हमले इतने भीषण हैं कि नेटो को रूस से अपने अफसरों का रेस्क्यू करना पड़ा है। साथ ही ओडेसा में बनाया कमांड सेंटर भी हटाना पड़ा है। अब नेटो नए सिरे से रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है, जबकि पुतिन एक कदम आगे के प्लान पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के खात्मे के बाद वो किसी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। पुतिन के विध्वंसक प्लान से पेंटागन की नींद उड़ गई है। अब पेंटागन और नेटो इमरजेंसी मीटिंग के जरिए पुतिन के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। पिछले 72 घंटों में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि नेटो को युद्ध में उतरना ही होगा अगर यूक्रेन को बचाना है। अगर यूक्रेन बचेगा तभी दूसरे नेटो देशों पर हमला रुकेगा, और ऐसा तभी संभव है जब नेटो रूस पर हमला करे। इसके लिए नेटो ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी धरती पर अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की तैनाती करेगा। अगर हालात बिगड़े तो रूस पर हमला कर देगा। जबकि एक दिन पहले ही रोमानिया ने अपनी धरती से हमला करके रूसी ड्रोन को खाक किया था। यानी रोमानिया के जरिए नेटो ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। रूस के ताबड़तोड़ आक्रमण के बाद कई नेटो देश एक्टिव हो गए हैं, जो रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा फरमान पेंटागन से आया है। कि अब वक्त एकजुट होकर हमला करने का आ चुका है। बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्डिक देश, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और रोमानिया ने डिफेंस लाइन मजबूत कर ली है। इस बार नेटो के प्लान में सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एग्रेशन भी है, यानी नेटो रूस पर कभी भी हमला कर सकता है। क्रेमलिन में हुई वॉर मीटिंग में फैसला हुआ है कि जल्द से जल्द यूक्रेन का खात्मा किया जाए, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन से आगे बढ़ाया जाए। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, यानी पुतिन इससे आगे एक बड़ी जंग के लिए तैयार है।
पुतिन के बयान के बाद नेटो देशों में खलबली मच गई है, इसलिए नेटो देशों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। उधर रूस लगातार बेलारूस फ्रंट को मजबूत कर रहा है, जिससे यूक्रेन और पोलैंड में दहशत फैल गई है। क्योंकि रूस यार्स मिसाइल के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, जबकि उसने कई महीने पहले ही न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए थे। इस वक्त बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस के दौरे पर हैं। पुतिन के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। अब नेटो इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर नए सिरे से रणनीति बनाने जा रहा है, जिससे रूस को पीछे ढकेला जा सके और बेलारूस फ्रंट को तबाह किया जा सके। रूस के आक्रामक रुख को देखते हुए जर्मनी ने धमकी दी है कि यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी तो जर्मनी युद्ध में उतर जाएगा। दरअसल रूस ने हमले इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि नाटो ने रूस के सीज किए पैसे यूक्रेन को दे दिए हैं। यूक्रेन को 8 बिलियन का पैकेज मिलने से रूस पूरी तरह भड़क गया है। अगर यूक्रेन को सैन्य मदद इसी तरह जारी रही तो पुतिन कभी भी नेटो देशों पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। जिसका ट्रेलर अभी यूक्रेन में दिखा है, जब रूस ने नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम को खाक में मिला दिया। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन का हर अस्त्र फैल रहा है और हालांकि फेल हो रहा है। हालांकि नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन अटैक को रोक पा रहे हैं, लेकिन रूस ने इससे भी बचने का रास्ता निकाल लिया है। यूक्रेन ने लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा में नेटो से मिले डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिसमें पेट्रियट एयर डिफेंस, हॉक्स डिफेंस सिस्टम, नासाम्स के अलावा सैम्स-टी एयर डिफेंस और गेपार्ड एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जो सिर्फ ड्रोन अटैक रोक पा रहे हैं। लेकिन रूस की गाइडेड बम FAB 1500 और FAB 3000 बम को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। रूसी जेट सुखोई 34 और सुखोई 35 FAB बम से न सिर्फ डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के दूसरे ठिकानों को भी नष्ट कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फैब बम का वीडियो भी जारी किया है। कैसे फैब के जरिए नेटो के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है। वोल्चेंस्क और खार्किव में फैब ने एक मिलिट्री कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई दूसरी जगहों पर टैंक और दूसरे आर्मी इक्विपमेंट्स नष्ट कर दिए। पिछले एक हफ्ते में रूस ने इसी तरह कई हमले किए हैं। 33 एयर स्ट्राइक में ड्रोन और फैब बम का इस्तेमाल किया। रूस ने दावा किया है कि इस दौरान यूक्रेन के 6 टैंक ध्वस्त कर दिए, 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 63 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। 23 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल कबाड़ कर दिए। हालांकि यूक्रेन ने इस दौरान 21 काउंटर अटैक किए। रूस ने इन हमलों के लिए फैब बम के अलावा हल्के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके लिए कई इलाकों में ड्रोन कमांड सेंटर बनाए हैं। रूस के हमले इतने विध्वंसक थे कि नेटो को अपने आर्मी ऑफिसर्स को रेस्क्यू करना पड़ा। ओडेसा से कई नेटो सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रोमानिया पहुंचाया गया। अब नेटो नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटा है कि कैसे रूस को काउंटर किया जाए। उससे पहले नेटो देशों में डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, जिससे रूस के हमले को रोका जा सके। हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं। ऐसे में युद्ध रोकने की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है, लेकिन रूस और अमेरिका में टकराव बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही है।
अब युद्ध के इतने खौफनाक माहौल में उम्मीद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। पीएम मोदी अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं। हो सकता है तब रूस यूक्रेन युद्ध विराम का कोई रास्ता निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की नजर में ब्रिटेन एक बार फिर दुश्मन नंबर 1 साबित हो रहा है। रूस ने क्रीमिया पर हमले के बाद 3 विमानों को काला सागर में इंटरसेप्ट किया। तीनों विमान ब्रिटेन के थे और खास बात है कि उसमें से एक जासूसी करने वाला विमान था। रूस को शक है कि ब्रिटेन की मदद से ही क्रीमिया में यूक्रेन सटीक हमले कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ मिलकर ऐसी मिसाइल बनाई है जो 3000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम हो सकती है। अब सवाल है कि ब्रिटेन को जवाब देने के लिए रूस क्या करेगा। बेलारूस से ब्रिटेन पर हमले की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। अब रूस अपनी नेवी को भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। क्रीमिया में इतना सटीक निशाना कैसे? यूक्रेन के हर हमले में क्रीमिया में बड़ी तबाही कैसे? रूस को इतना बड़ा नुकसान क्रीमिया में इतनी बर्बादी आखिर कैसे मुमकिन हो रही है? यूक्रेन जैसे छोटे और कमजोर देश को क्रीमिया की हर जानकारी कैसे मिल रही है? रूस को इन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को क्रीमिया की सीक्रेट जानकारी ब्रिटेन से मिल रही है। ब्रिटिश सर्विलांस विमान हर जानकारी जुटा रहे हैं। क्रीमिया के साथ रूसी शहरों की जानकारी भी दे रहा है ब्रिटेन। रूस और ब्रिटेन की दुश्मनी की वजह अब सिर्फ चैलेंजर 2 टैंक और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें नहीं रह गई। रूस को अब तक जो सबूत मिले हैं और ब्रिटेन के जिस घातक प्लान की जानकारी मिली है, उससे यह जाहिर हो चुका है कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी है। जिसका अंजाम दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हो सकता है। पहले क्रीमिया में हो रहे लगातार हमलों के पीछे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के हाथ होने के सबूत देख लीजिए। इस फ्लाइट डेटा के मुताबिक क्रीमिया के करीब 2 यूरोफाइटर टाइफून और एक रडार प्लेन ने उड़ान भरी। यूरोपीय देशों के इन विमानों के आने के मकसद का अंदाजा भी लगाया जा चुका है। माना जा रहा है कि रडार प्लेन से क्रीमिया में ताजा हमले का ब्यौरा लिया गया। सुनिश्चित किया गया कि यूक्रेन का हमला सटीक रहा या नहीं। क्रीमिया में मची तबाही का आंकड़ा भी जुटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रडार ने ब्लैक सी के ऊपर 3 विमानों के आने की जानकारी दी। तीनों विमान रूस की सीमा के करीब आ रहे थे, इसलिए रूसी एयरबेस से एक सुखोई 27 ने उड़ान भरी। रूस की मीडिया के मुताबिक आसमान में RC-135 जासूसी विमान उड़ान भर रहा था और इसे 2 यूरोफाइटर टाइफून सुरक्षा दे रहे थे। तीनों विमान ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के थे। क्रीमिया के करीब तक आने के बाद विमान लौट गए। रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक तीनों विमान गए।
ब्रिटेन के जासूसी विमान को इंटरसेप्ट करने के बाद रूस की सीक्रेट रिपोर्ट सच साबित हो गई है, जिसके मुताबिक क्रीमिया में हमले के लिए ब्रिटिश एजेंसियां यूक्रेन को सीक्रेट जानकारी दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन अब एक ऐसी मिसाइल बनाने जा रहा है जो रूस के अधिकांश शहरों को निशाना बना सकती है। ब्रिटेन के प्लान के मुताबिक नई मिसाइल में परमाणु हथियार नष्ट करने की क्षमता होगी। मिसाइल 3000 किलोमीटर से दूर तक प्रहार कर सकेगी। मिसाइल तेज रफ्तार में चल रहे ट्रक को भी नष्ट करने में सक्षम होगी। ब्रिटिश मिसाइलों का प्रोडक्शन जल्द शुरू होने वाला है। ब्रिटिश की पूरी योजना खासतौर से रूस को ध्यान में रखकर तैयार हुई है। मिसाइल बनाने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक डील हुई है। मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर रहने वाली है। ब्रिटेन की नई मिसाइलों की तैनाती जर्मनी में की जाएगी। अमेरिका ने 2026 तक यूरोप के कई देशों में अपनी मिसाइलें तैनात करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश मिसाइल भी कई देशों में तैनात होंगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को टारगेट करने के लिए बेलारूस में रूस ने कई मिलिट्री ठिकाने बना लिए हैं। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की भी तैनाती है। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब ब्रिटेन भी रूस को इस तैनाती का जवाब देने जा रहा है। लेकिन रूस की तैयारी इससे भी आगे जाने वाली है। रूस अपनी नेवी को और शक्तिशाली बना रहा है। 2024 में रूसी नेवी को 50 नए युद्धपोत मिलेंगे। रूसी नेवी के लिए कई फ्रिगेट भी तैयार हो चुके हैं। आमतौर पर नेटो के तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध और फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को अपने हथियारों को बचाकर रखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से रूस की दोस्ती ने भी अमेरिका को सचेत कर दिया है। यही वजह है कि अब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे नेटो देश खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं। ब्रिटेन अपनी आर्मी को भी बढ़ा रहा है। जल्द ही ब्रिटिश फौज में सैनिकों की संख्या दोगुनी करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में रहस्यमयी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5 से ज्यादा शहरों में कई जगह आग लगी है, जबकि रूस के एक बड़े डैम का हिस्सा विस्फोट से टूट गया है, जिसके बाद कई इलाके डूब गए हैं। रूस ने दावा किया है कि महज हादसा नहीं है, बल्कि रूस में तबाही का एक बड़ा षड्यंत्र है और इस तरह के हमलों के लिए रूस नेटो और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब रूस ने पलटवार के लिए प्लान तैयार किया है, जिसमें नेटो देशों में तहलका मचाने की तैयारी है। Вообще пиздец нахуй, мы все тонем, блядь. रूस यूक्रेन में बारूदी युद्ध के अलावा एक अलग तरह के हमले भी जारी हैं। रूस का दावा है इन हमलों के पीछे नेटो है, जो अपने एजेंट्स के जरिए रूसी शहरों में तबाही मचा रहा है। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं। कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में अग्निकांड हुआ, जिसके बाद अब एनर्जी सेक्टर के अलावा डैम भी निशाने पर आ गए हैं। ये चेलियाबिंस्क से आई तस्वीरें हैं।
जहां एक डैम टूट गया, जिससे आसपास के कई इलाके डूब गए। Все смыло нахуй. Абсолютно все нахуй. चेलियाबिंस्क के प्रशासन का दावा है कि करीब 200 लोग बह गए और 4 गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। डैम के टूटने से कायलिम रिजर्वायर का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में एक तेज विस्फोट के साथ डैम का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। रूस ने दावा किया है कि डैम को विस्फोटक से उड़ाया गया। इसके पीछे नेटो की साजिश है। डैम टूटने के अलावा मॉस्को के वेयरहाउस में भी आग लग गई, जो रोमानेस्कोय में पड़ता है। वेयरहाउस में तेल और ल्यूब्रिकेंट्स रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैलने लगी। बताया जा रहा है कि आग पास में एक मिनी बस में विस्फोट से लगी थी। रहस्यमयी आग का सिलसिला वोल्गोग्राद भी जा पहुंचा, जहां एक रीजनल बैंक में आग लग गई। बैंक की पूरी इमारत जल गई, जबकि आग पास के वेयरहाउस तक जा पहुंची। गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन बैंक की पूरी इमारत तबाह हो गई। क्रास्नोदर में इसी तरह आग लगी। मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी के मुताबिक हाईवे के किनारे पड़े गार्बेज के ढेर में आग लग गई, जो करीब 100 वर्ग मीटर तक फैल गई। हालांकि जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया। बेलगोरोद की एक रिहायशी इमारत में भी आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी इमारत आग की चपेट में थी। हालांकि वक्त रहते लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया। क्रेमलिन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें आगजनी के अलावा डैम विस्फोट और एनर्जी सेक्टर पर हमले शामिल हैं। रूस का दावा है इसके पीछे नेटो और यूक्रेन है। अब रूस ने एक लिस्ट बनाई है, जिसमें टारगेटेड लोगों के नाम लिखे हैं जो रूस में प्रॉक्सी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें यूक्रेन के मिलिट्री चीफ किरिलो बोदानोव का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा उसके कई इंटेलिजेंस अफसर भी रूस की हिट लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पक्ष। रूस के इशारे पर ईरान हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और अमेरिका इजरायल के मोर्चे पर उलझ चुका है। ऐसी ही तैयारियां पूर्वी एशिया में भी है। चीन लगातार युद्ध की तैयारी में जुटा है और नॉर्थ कोरिया में मिसाइलों का भंडार तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से तो खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया में तेजी से मिसाइलों का प्रोडक्शन चल रहा है। अब सवाल है कि किम ये मिसाइलें खुद इस्तेमाल करने वाला है या फिर रूस को देने वाला है। इतनी मिसाइल की यूक्रेन का जर्रा जर्रा तबाह हो जाए। इतनी घातक मिसाइलें कि यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो जाए। किम जोंग की हथियार फैक्ट्रियों में दिन रात काम चल रहा है। मिसाइलों का प्रोडक्शन बेहद तेज है। नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पुतिन से दोस्ती के बाद अचानक किम जोंग के सभी कारखाने बेहद आधुनिक हो चुके हैं। फैक्ट्रियों की मरम्मत की गई है और दिन रात यहां काम चल रहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूस से मिसाइलों की भारी डिमांड की गई है। नॉर्थ कोरिया रूस के लिए मिसाइलें बना रहा है। शक यह भी है कि नॉर्थ कोरिया खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जंग के लिए मिसाइलें बना रहा है। नॉर्थ कोरिया में लॉन्ग और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अब सवाल है कि यह रूस के लिए है या फिर पुतिन और किम का कोई नया प्लान। पेंटागन मिसाइलों के प्रोडक्शन की वजह जानने में जुटा है। अमेरिका को अंदाजा है कि पुतिन, जिनपिंग और किम भविष्य के किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं, चीन भी लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी के 2 जहाज शुक्रवार को रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं।
चीन ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपने युद्धपोत को रूस भेजा है। 28 जुलाई को रूस का नेवी डे है और इसी दिन परेड में रूसी युद्धपोत के साथ चीन के युद्धपोत भी परेड में शामिल होंगे। इससे पहले रूस के सहयोगी देश बेलारूस में भी चीन ने अपने सैनिकों को भेजा था। युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने हथियारों को बेलारूस में ट्रांसफर किया था। चीन में सैनिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का अभ्यास भी जारी है। सेना के ट्रक और हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को दूसरे देशों में तैनात करने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका को संदेह है कि रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग की है। अंदाजा है कि किम जोंग साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। रूस और चीन नॉर्थ कोरिया को बैकअप देने की तैयारी कर रहे हैं। रूस के अलावा इस वक्त चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों की सेना वॉर की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे अहम यह भी है कि चीन परमाणु युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। चीन ने न्यूक्लियर फोर्स को अपग्रेड करना शुरू किया है। पेंटागन के मुताबिक चीन के पास 500 परमाणु वॉरहेड हैं। 2030 तक चीन के पास दोगुने परमाणु हथियार होंगे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मदद से रूस ने अमेरिका को इजराइल में उलझा दिया है। अब नॉर्थ कोरिया की मदद से रूस अमेरिका को साउथ कोरिया में उलझाने वाला है। रूस और चीन दोनों इस दौरान यूक्रेन और ताइवान पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों युद्ध की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा की कुल आबादी करीब 20 लाख से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 9 महीनों में गाजा की 4.2% से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी है। यानी गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस नरसंहार की वजह है गाजा में जारी जंग, इजरायली सेना के विनाशक हमले। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब पूरा होगा नेतन्याहू का इंतकाम? क्या गाजा में यूं ही बेमौत मारे जाएंगे इंसान? देखिए इस रिपोर्ट में। सात अक्टूबर 2023 से लगातार गाजा का दहलना जारी है। आईडीएफ का बारूदी प्रहार जारी है और गाजा में भीषण नरसंहार जारी है, वो भी बेहद भयावह अंदाज में। नेतन्याहू के प्रतिशोध से गाजा तहस नहस हो चुका है। गाजा के तमाम इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मगर इसी बीच गाजा में हो रहे नरसंहार से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि गाजा में अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो गाजा की कुल आबादी का करीब 4.2% हिस्सा माना जा रहा है। जबकि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत का आंकड़ा 39,000 बताया। अब सवाल यह है कि गाजा में 92,000 लोगों की मौत का दावा किसने किया, क्योंकि यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े से 2 गुना है। तो आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में काम करने वाले 45 अमेरिकी डॉक्टर्स ने 92,000 मौतों का दावा किया है। वो ये कि गाजा युद्ध में मौत का वास्तविक आंकड़ा 92,000 के पार जा चुका है। इतना ही नहीं, गाजा में मौजूद अमेरिकन डॉक्टर्स ने
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को बाकायदा पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, वॉलंटियर के तौर पर गाजा के लोगों की मदद करने वाले अमेरिकी चिकित्सकों ने अमेरिका की तरफ से इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों पर भी सवाल खड़े किए हैं। यूएस डॉक्टर्स ने अपने लेटर में यह भी दावा किया है कि इजरायली सेना साजिश के तहत गाजा की हेल्थ फैसिलिटी को तबाह कर रही है ताकि हमले में घायल होने वाले लोगों को इलाज न मिल सके और वो मारे जाएं। और अब बात पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इसके साथ ही ओलंपिक समारोह में पहुंचा एक मास्क मैन के बारे में रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य से पर्दा उठाएगी हमारी ये रिपोर्ट। और इस तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ हो गया। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में ना होकर नदी में हुई। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी का पूरा आयोजन शहर की सीन नदी पर हुआ। इस बार नावों में 205 देशों के खिलाड़ी सवार थे। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय दल भी नाव पर सवार दिखा। भारत के ध्वजवाहक इस बार शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल रहे। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में अमेरिकन पॉप स्टार लेडी गागा और फ्रेंच सिंगर आया नाकामुरा ने परफॉर्मेंस दी। लेकिन इस वक्त पेरिस ओलंपिक की चर्चा इसके आयोजन को लेकर नहीं बल्कि वहां पहुंचे एक मास्क मैन की वजह से हो रही है। यह है वो मास्क मैन जो ओलंपिक की टॉर्च लेकर आयोजन स्थल के पास पहुंच गया।